मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या करती। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे दिल का सुकून और ज्यादा दुगना हो जाएगा। इसलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोचकर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफी देर हो गई तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर कुछ तैयारियों को भी देखना है। और फिर अगर पापा ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ बाहर टहलते हुए देखा तो हो सकता है कि वो भी परेशान हो जाएं। इसलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपने ही मन मौजी में चलती हुई कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा है, जिससे मेरा कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या ये मेरा वहम था या सच में कोई अभी इधर से गुजर कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगी तो मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाज आई, जिससे मेरा कदम अपनी जगह पर रुक गए। ध्यान से सुनने पर वह आवाजें मुझे पापा के कमरे से आती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा आज अभी भी जाग रहे हैं, इसलिए मेरा कदम खुद ब खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन इसके बाद मैंने अंदर का जो नजारा देखा, इससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर मैंने पापा और खाला को एक साथ देखा। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कितने बेताब हों, ना जाने कब के तरसे हुए। उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया था, और इन्हें मैंने जिस तरह से देखा था, इससे तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी खाला मेरे पापा कभी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने ये सब देखा तो इससे मेरे जिस्म के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल चुकी हो, और इसीलिए मैं इस जगह पर पूरी तरह से खड़े खड़े जाम हो गई थी। मुझसे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहा था, और मैं पलकें झपकना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन अंदर जो तूफान आया था वो जोरों पर था। इन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस वक्त मैं अपने अंदर के एक बहुत ही गहरे दर्द को महसूस कर रही थी। वो दर्द जो यकीन के टूटने का होता है, वो दर्द जिसकी आपने कभी तौखा भी नहीं की हो कि क्या कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है। इन दोनों की इस तरह की आवाजें मेरे कानों में बुरी तरह से चुभ रही थी। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ तो मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे फिलहाल इन सब चीजों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को लेकर मेरा मन बहुत ज्यादा अपसेट हुआ था, लेकिन मैं करती भी तो क्या, खुद को समझाने के बावजूद भी मैं इस बात को भूल नहीं पा रही थी। खाला ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन था। मैंने बड़े ही बेदिली से इन्हें गले लगाया। इसके बाद पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। इनके इस दिए हुए गिफ्ट को लेकर भी मैंने कोई खास खुशी नहीं दिखाई, जिसे देखकर वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ आज बेटा, क्या तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं है? मैंने इनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वो लोग बहुत परेशान हो गए। फौरन ही मेरे लिए दवा का इंतजाम किया गया। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान मत हुए, मैं ठीक हूँ। ये दवा खाने के बाद मुझे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नाना जी भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में मुझे अपने दोनों कमीज में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम आरजू है। मेरी माँ का इंतकाल जब मैं बहुत छोटी थी इसी वक्त हो गया था, तो मैं अपने पापा और नाना जी के साथ ही इनके घर में रहती हूँ। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब इनकी काफी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से इनके बिजनेस को अब मेरे पापा संभाल रहे हैं। मेरी खाला ने मेरी परवरिश करने की खातिर कभी भी शादी नहीं की। सभी लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसीलिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ, और आज के दिन मैं इस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी, ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के रिश्ते में बन जाएं। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा,
इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी खाला इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद को बहुत समझाया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक जिंदगी भी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं। जैसे कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी तरह से पापा भी बहुत सालों से अकेले हैं और खाला भी तो हो सकता है शायद इनके भी अपने कुछ अरमान हो। बस यही सब सोचकर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया। लेकिन फिर भी जब भी मेरे दिल में अपनी माँ को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो पापा को छोड़कर सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर मेरी खाला ने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वो चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और आज इनके भी बच्चे मेरे जितने ही बड़े होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे भी इनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई भी गलत चीज नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा रवैया नहीं करूंगी। इसके बाद मैं नाना जी के साथ अपनी दोनों कंपनियों में गई और वहां पर सभी को मिठाइयाँ बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें ना जाने कितने ही लोग शामिल थे। मैं जिस इंसान से प्यार करती थी इसे भी मैंने इस पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से हो गया तो मैंने पापा से कहा कि आज मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। इस पर पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद मैंने पापा को अपने प्यार यानी कि हसनैन से मिलवाया। मैंने पापा को और अपने बाकी के घर वालों को हसनैन के बारे में सब कुछ बताया। वो मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हसनैन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो यतीम है। ये सुनकर पापा को गहरा धचका लगा। उन्होंने इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हसनैन को इस वक्त इसके घर वापस भेज दिया। लेकिन हसनैन के जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा होने लगे। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी शादी को लेकर ना जाने कितने ख्वाब सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो इसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद कर रखे थे इनमें से किसी को एक तुमको चुनने के लिए कहूँगा, लेकिन तुमने तो खुद से ही पहले ही अपने जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा तो बताइए पापा, इसमें आखिर किस चीज की कमी है? मैं हसनैन को पसंद करती हूँ। पापा कहने लगे कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है वो हमारी हैसियत का नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैंने इनसे कहा कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखा करते। मैं हसनैन के साथ खुशी महसूस करती हूँ, बाकी वो हमारी हैसियत का है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा कहने लगे कि पर मुझे पड़ता है। मुझे माशरे में कई लोगों से मिलना पड़ता है। मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस वक्त खाला ने मेरा साथ दिया। खाला ने कहा कि जब आरज़ू की खुशी इसी लड़के के साथ ही है तो हमें भी इसकी पसंद को दिल से कबूल करना चाहिए। खाला के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वो पापा का ही साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब खाला ने मेरा साथ दिया तो नाना जी ने भी मेरे साथ दिया इस वक्त। लेकिन पापा ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इस सब से मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर क्या होगा। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इस जगह पर चली गई जहाँ मैं हमेशा तब जाती हूँ जब मेरा दिल हद से ज्यादा उदास होता है। और वो जगह और कोई नहीं, मेरी माँ की खबर है। मैं हमेशा ही वहाँ पर अकेली ही जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और मेरी माँ के बीच में वहाँ कोई भी हो। माँ की खबर पर बैठकर मैं बहुत देर रोती रही और इनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैंने इनसे कहा कि आप ही पापा को समझाएं कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ हसनैन के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपये पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सुकून चाहिए। मुझे हसनैन के साथ ही मिलना है। काफी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफी हो गई थी, इसलिए सोचा कि अब घर चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं। वैसे भी पापा मुझे जल्दी कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि तभी अचानक से 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वो मेरे साथ पहले तो बदतमीजी करने लगे। मैंने इन्हें वार्निंग दी,
कि वो मुझसे दूर रहे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद वो मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता। लेकिन मैं भी इनके आगे झुकने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इनका बराबर का मुकाबला किया। पर जब उन्होंने देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। मैंने इनसे बहुत बार पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज खत्म कर देने के इरादे से यहाँ आए हैं। इनमें से एक आदमी जैसे ही मेरे करीब ऊपर चाकू से वार करने वाला था कि तभी मैंने अपनी एक लात खींचकर इसके पेट पर दे मारी और वो बाकी के तीनों के ऊपर जाकर गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फिरते से अपनी गाड़ी तक पहुंची और फौरन ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से कांप रही थी। मैं इस वक्त पसीने में घबराई हुई थी, पर मैंने फौरन ही अपनी हालत को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ। वरना एक तो पहले ही ये लोग मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते। इस सब के बाद तो मुझ पर और भी ज्यादा पाबंदियां बढ़ जाती। इसीलिए मैं दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी कि आखिर आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ और वो लोग कौन थे। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मैंने खिड़की से सामने का जो नजारा देखा, इससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मैंने खाला को खड़े हुए देखा और खाला जिस इंसान के साथ खड़ी थी, इससे तो मेरे दिमाग की नसें सुन्न सी हो रही थी, क्योंकि इनके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं वही था जो मुझ पर चाकू से वार कर रहा था। खाला इसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी कड़ियां पकड़ा रही थी और वो इन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और खाला इधर उधर होकर देख रही थी कि कहीं इन्हें किसी ने देखा तो नहीं, और फिर वो भी दबे पांव वापस घर के अंदर आ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ वो बिना किसी मकसद के नहीं हुआ था और मुझ पर हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी खाला ही थी। लेकिन आखिर क्यों वो मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं। मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाला को पता चल गया हो कि मैंने इन्हें और पापा को एक साथ देख लिया है और बस इसी वजह से वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। शायद लग रहा हो कि मैं इनके और पापा के रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस वक्त मैं इन दोनों को देख रही थी मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इनमें से किसी ने भी मुझे देखा हो। और फिर आज जब मैंने अपनी शादी की बात की तो खाला ने तो मेरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल होए जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं खाला के किस रूप पर यकीन करूं। लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले देखा इसको भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इससे साफ जाहिर हो चुका था कि खाला मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। अब मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में इनके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। मैंने सोचा कि अब क्या मैं इस बारे में पापा से बात करूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, ठीक इसी तरह से घर के बाकी लोगों का भी इस पर यकीन करना नामुमकिन है कि खाला मुझे खत्म करवाना चाहती हैं। जबकि अभी तक तो उन्होंने ही मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था, और फिर इनका मुझे खत्म करने के पीछे क्या मकसद था जब मुझे वही नहीं पता तो मैं किसी से क्या कहूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे इनका मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूंगी। अगले दिन पापा ने मुझे और बाकी के घर वालों को हॉल में बुलाया। मैं समझी कि वो शायद मेरी शादी को लेकर जरूरी बात करने वाले हैं। मैं जब पापा के सामने पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि ना जाने वो कौन सा फैसला सुनाएंगे। पापा ने मुझसे कहा कि इन्हें मेरा और हसनैन का रिश्ता मंजूर है। इनकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मेरी खुशी थोड़ी सी धंधली हुई। मैंने इनसे पूछा कि आखिर आपकी क्या शर्त है। इस पर पापा ने कहा कि हसनैन को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर दामाद बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस की भागदौड़ तुम्हें और हसनैन दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। पापा की इस शर्त से मुझे कोई भी एतराज नहीं था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद मैं इसी दिन हसनैन के घर गई और इसे पापा की शर्त के बारे में कुछ बता दिया। लेकिन ये सब सुनकर हसनैन नाराज होने लगा। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर में घर दामाद बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। मैंने हसनैन से कहा कि जैसे तैसे मैंने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है और तुम बिना फालतू की बात करके क्यों मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं खुद इस शर्त को मानने के लिए तैयार ना होती, लेकिन तुम्हारा मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तो आखिर इस बात में बुराई ही क्या है। इसमें तो मेरी भी खुशी शामिल है।
तुम भी मेरे पास रहोगी और मुझे अपने पापा और बाकी के घर वालों से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। हसनैन कहने लगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिजनेस को नहीं समझ सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैंने पैसे की लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं भी संभालती तो भी मुझसे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता था। क्या तब सब लोग ये नहीं कहते? अगर तुम्हारी सोच ऐसी ही थी तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? इसमें मेरी गलती है कि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी बात सुनकर हसनैन का चेहरा उतर गया। फिर मैंने इसे समझाते हुए कहा कि देखो, तुम परेशान मत हो। अभी तुम जैसे किसी दूसरे के यहाँ पर काम करोगे, तुम बिल्कुल ऐसे ही समझ लेना कि मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें इसकी सैलरी मिल रही है। बस फिर मैंने जैसे तैसे हसनैन को भी मना लिया और हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे घर वाले भी मेरी शादी से खुश थे और हसनैन भी खुशी खुशी सारी शर्तों के साथ मुझसे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वो सिर्फ खाला को लेकर ही थी। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि खाला ने मुझ पर वो जानलेवा हमला क्यों करवाया था। आखिर इन्हें मुझे खत्म करवाकर क्या मिलने वाला था? मैंने अब तक इस बारे में हसनैन को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचें, क्योंकि अब तक तो मैंने इसे यही बताया था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। खैर, मेरी और हसनैन की शादी धूमधाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर दुबई घूमकर वापस भी आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं घर में रहकर बोर हो जाती थी, इसीलिए मैंने पापा के आगे कहा कि मैं भी कंपनी की संभालना चाहती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं और आराम से अपनी जिंदगी जियो और अपने शौकों को पूरा करूं। पर मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर पापा ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा आया करना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। पापा का प्यार देकर कभी कभी मैं यही सोचती कि मैं कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना चाहने वाला बाप मिला है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। मुझे महीना वाला मसला था, तो इसी वजह से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था। इस दिन हसनैन मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाया और मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं हाफिज का कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर इसे शुक्रिया कहा और फिर वहाँ से चला गया। इसके जाते ही खाला मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आरज़ू, इस दूध को हरगिज़ मत पीना। खाला की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने इनसे कहा कि मैं क्यों इस दूध को क्यों ना पीऊं, तो खाला कहने लगी क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गई और नाराज भी होने लगी कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं कि मेरे शौहर ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है। तो खाला कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दूध को मत पीना और मैं अभी जा रही हूँ, वरना मुझे आकर यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर खाला वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे खाला के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी के अभी इससे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे शौहर ने नहीं बल्कि आप मानना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी हकीकत नहीं पता? मैं अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैं इनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने इस दूध का गिलास को उठाया, लेकिन ना जाने क्यों मेरी इस दूध को पीने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात का पता मुझे खुद से लगाना चाहिए, इसलिए मैंने इस दूध को मेरे घर में ही बिल्ली पाली हुई थी इसे पीने के लिए दिया। और सच में मेरे इस वक्त होश उड़ गए जब इस दूध को 2 घूंट पीते ही मैं बिल्ली वही खत्म हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि खाला ने जो कुछ भी कहा वो सच था। तो क्या इसका मतलब मेरा शौहर भी मेरी जान लेना चाहता था? अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे दिमाग ने काम करना खत्म कर दिया था। मैंने ही इस बिल्ली को वहां से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बिल्ली को खो देने का दुख भी हो रहा था। इसने मेरी जिंदगी का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर हसनैन मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे खाला चाहती है। लेकिन अगर खाला मुझे खत्म करना चाहती थी तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है। लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा शायद खाला मेरे और हसनैन के रिश्ते को खराब करना चाहती है। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये चाल चली हो कि जब हसनैन मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा था तो उन्होंने चुपके से इस दूध में जहर मिला दिया होता, ताकि मुझे ये लगे कि वो दूध तो हसनैन लेकर आया है, जबकि जहर इसमें खाला ने मिलाया होगा। और खुद मेरे सामने से आकर मुझे ये कह दिया कि वो जहर वाला दूध मेरे लिए हसनैन लेकर आया है, जिससे मैं खाला को अपना हमदर्द समझूं और हसनैन से अपना रिश्ता खत्म कर लूं। कुछ देर के बाद खाला वापस मेरे कमरे में आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तेरी बहुत फिक्र हो रही थी।
शुक्र है कि तूने मेरी बात मानते हुए इस दूध को नहीं पिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने सही मौका पर हसनैन को ये सब करते हुए देख लिया। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी हसनैन की बात पर भरोसा मत करना। मैंने खाला को फौरन ही धक्का दिया। मैंने इनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये कहेंगी और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। मेरी इस हरकत से खाला बुरी तरह से हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो काली हकीकत है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काकर इससे अलग करवा देगी, जबकि आपका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ मुझे मेरा शौहर नहीं बल्कि आप मानना चाहती हैं। इस दूध में जहर भी आपने ही मिलाया था। इस पर खाला कहने लगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ख्वाब में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने तुम्हें बचपन से माँ बनकर पाला है। तुम्हारी जान मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैंने इनसे कहा कि बंद कर लिए अपना ये झूठा ढोंग। मेरे जन्मदिन के दिन भी आपने अपने गुंडों को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस दिन बच गई। इस पर खाला मुझे ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद आपको इन गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। इस पर खाला कहने लगी कि हाँ, मैंने इन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन गुंडों को पैसे किस लिए दिए थे? मैंने इनसे कहा कि अब ये कौ झूठ मैं आपके मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी के अभी इस कमरे से चली जाए, क्योंकि मैंने अभी तक घर में किसी को भी आपके बारे में, इस घटिया हरकत के बारे में नहीं बताया है। लेकिन अगर मेरा सब्र टूटा और घर में किसी को भी बता दिया तो अभी के अभी आपको इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। आपके मजबूर पर किए गए एहसानों को याद करके ही आपको बख्श रही हूँ, वरना अब तक तो कब का आपको पुलिस के हवाले करवा देती। खाला मुझे बार बार कहती रही कि आरज़ू, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, लेकिन इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जी कर रहा था कि मैं इनकी जान ही ले लूं। इसलिए मैंने इन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन हसनैन हाफिज से जल्दीबाजी में घर वापस लौटा और मुझसे कहने लगा, आरज़ू, इन कागजों पर तुम्हारे साइन होने बहुत जरूरी है। मैंने इसे कहा कि आखिर ये कौन सा कागज है? वो कहने लगा कि दरअसल हम लोग एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जो तुम्हारे नाम से ही ली जा रही है, बस इसीलिए तुम्हारे कुछ साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, लाओ मैं साइन कर देती हूँ। मैं जैसे ही साइन करने वाली थी कि तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने इसे कहा कि इसे यहाँ मेज पर रख दो, पर इसने ना जाने कैसे मेरे हाथ पर इन कागजों पर भी इस चाय को गिरा दी, जिससे मेरा हाथ जल गया। मैंने इसे बहुत खरी खोटी सुनाई और हसनैन ने तो इसे खींचकर थप्पड़ भी मार दिया। इसने अपने किए की माफी मांगी और वापस कमरे से बाहर चली गई। हसनैन बुरी तरह से भड़का हुआ था। वो इस नौकरानी को बहुत बुरी बुरी सुना रहा था। मैंने इसे कहा कि तुम खामोश हो जाओ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है। मेरा हाथ इतना ज्यादा नहीं जला है, बस थोड़ी बहुत ही दर्द हो रही है। मैंने कहा कि इन कागजों को दोबारा तैयार करवा कर कल ले आना, मैं कल इन पर साइन कर दूंगी। इसके बाद हसनैन वहां से चला गया। मैं अपने हाथ पर ट्यूब लगाने के लिए किचन की तरफ गई, क्योंकि मेडिकल किट वहीं पर रखी हुई रहती थी। मैं जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी तभी मैंने खाला को, इसी नौकरानी को, कुछ पैसे देते हुए और ये कहते सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर आरज़ू के हाथ पर चाय गिराई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। ये सब देखकर तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। खाला की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाह क्या रही हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से में तल मलाती हुई, दांत पीसती हुई इनके पास पहुंची और इन्हें घसीट कर सामने के स्टोर रूम में ले गई। मैंने इनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है इसे मैंने सुना। क्या आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इस सब से क्या मिल रहा है? क्या आपको ये जायदाद चाहिए? बताएं, आपको कितना हिस्सा चाहिए? आपको आपका हिस्सा दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाएगा। आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। इस पर खाला कहने लगी कि आरज़ू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि आपको क्या मैं बददिमाग से लगती हूँ? आप मुझे आंखों देखी मक्खी निगलने की बात कर रही हैं। अभी मैंने अपनी आंखों से आपको इस नौकरानी को पैसे देते देखा और ये कहते भी सुना कि ये सब आपने ही करवाया था। मुझे नुकसान पहुँचाकर आखिर आपको क्या मजा मिल रहा है? खाला बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता है।
इनके मुंह से ये बात सुनकर मैं और ज्यादा भौंकला गई। मैंने कहा, सच्चाई सच्चाई, आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानती। इस पर खाला ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ चुका है। मुझे आज तुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, लेकिन तुझे बहुत ही इत्मीनान से और हिम्मत से पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि अब मैं तुझे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद तेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। इसके बाद सच में खाला ने मुझे जो कुछ भी बताया, इसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दुनिया इतनी बड़ी धोखेबाज और मुनाफिक है। खाला ने कहा कि जिन्हें मैं अपना बाप समझ रही हूँ, दरअसल वो मेरे सगे बाप नहीं है, और जिसे मैं अपना नाना समझ रही हूँ, वो भी मेरे नाना नहीं है, और ना ही मेरी खाला मेरी सगी खाला है। मुझे इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ एक बक्सा खोला और इसमें से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा कि इस तस्वीर को देख रही हो, ये तुम्हारी असली नाना जी की तस्वीर है। तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना जी की इकलौती बेटी थी और इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन थी। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे तुम्हारे नाना जी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे वो झुक गए और उन्होंने तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पापा से करवा दी। जबकि दूसरी तरफ तुम्हारे नाना जी के दोस्त थे, वो तुम्हारी पूरी जायदाद पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा देंगे और इस पूरी जायदाद पर अकेले राज करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी करके इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसलिए भले ही तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे माँ बाप की शादी को कबूल कर लिया था, पर दूसरी तरफ वो लोग तुम्हारे नाना को तुम्हारे बाप के खिलाफ भड़काते ही रहते थे कि वो किसी भी तरह से तुम्हारे खानदान के काबिल नहीं है। इन्हें लगा कि ऐसा करने से एक दिन तुम्हारे नाना तुम्हारे माँ बाप के तलाक करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिससे उन्होंने ये कैसी चाल चली जिससे तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया। इन लोगों ने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें इनकी मौत हो गई। इसके बाद तुम्हारी माँ की हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी। इस वक्त तुम सिर्फ 3 महीने की ही थी और ऐसे में वो तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी। कुछ वक्त जब गुजरा तो तुम्हारे नाना के दोस्त ने इन्हें ये कहा वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ के साथ करना चाहते हैं। इस वक्त तुम्हारे नाना जी को लगा कि इनका दोस्त इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वो इस शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इस शादी के पीछे इनकी कितनी बड़ी साजिश की गई थी। और फिर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे नाना जी के इस दोस्त ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। वो बेटा और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आज तुम अपना असली बाप समझती हो। तुम्हारे नाना का वो दोस्त भी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे आज तुम अपने असली नाना समझती हो। मैं इस वक्त तुम्हारे सौतेले बाप की महबूबा थी। मुझे जब इनकी शादी के बारे में पता चला तो मैं सबने गुस्सा किया, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया। वो कहने लगा कि ये शादी तो सिर्फ एक दिखावे के लिए है ताकि सारा पैसा इसके नाम पर हो जाए। इसने मुझे यकीन दिलवाया कि एक बार इसके नाम पर जैसे ही जायदाद हो जाएगी वो तुम्हारी माँ से छुटकारा पा लेगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। मैंने भी इसकी बात का यकीन कर लिया और तुम्हारी केयरटेकर के तौर पर तुम्हारे नाना की यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे इस सौतेले बाप ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर दी जिससे इसका दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने एक झूठा नाटक रचाया जिसमें यह दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत भी एक एक्सीडेंट में हो गई है। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन्हें हार्ट अटैक आ गया और इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा तुम्हारा सौतेला बाप चाहता था, लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। तुम्हारे नाना ने मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद और तुम्हारे नाना पर कर दी थी। साथ में इसमें यह भी लिख दिया कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद और तुम्हारे शौहर के और आधी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर 21 बरस से पहले तुम्हारी किसी से वजह से मौत हो जाती है तो सारी जायदाद यतीम खाने में दे दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारे नाना भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब ये सारी बातें तुम्हारे सौतेले बाप को पता चली तो इसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा ही रह गया और वो बुरी तरह से भौंकला गया। इसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि इसने तो सोचा था कि इसके सारे पत्ते बिल्कुल सही जगह पर पड़े हैं और अब इसके हाथ में पूरी जायदाद और आने वाली है, और एक बार जैसे ही वो पूरे पैसे पर कब्जा करता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर इसमें वापसी शर्त भी थी तो वो तुमसे भी
छुटकारा नहीं पा सकता था, इसलिए इसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए इसने एक अच्छे बाप का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं होने दी कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है, और अपने बाप को तुम्हारी माँ का बाप बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी खाला, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और इसकी ख्वाहिशों को भी पूरी करती रहूं। इस दिन तुमने मुझे इन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैंने ही इन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था। इन्हें मारने के लिए तो तुम्हारे पापा ने भेजा था, मैंने तो इन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें कुछ भी ना करें बल्कि तुम्हें भागने का मौका दें और इस तरह से दिखावा करें कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई, ताकि तुम्हारे बाप को शक ना हो। मैंने खाला से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, अपने गुनाह को छुपाने की खातिर आप कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं ताकि खुद को मेरी नजर में अच्छा साबित कर सके। मान लीजिए मैं एक बार आपकी इस बात को मान लूं कि मेरे पापा मेरे नाना छोटे हैं, लेकिन क्या मेरा शौहर भी झूठा है? और जब मैंने हसनैन से शादी की बात की थी तब खुद आपने मेरा साथ दिया था, जबकि मेरे पापा तो इस शादी के खिलाफ ही थे। इस पर खाला कहने लगी कि दरअसल इस वक्त मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने एक नया मोहरा चला है, और वो नया मोहरा और कोई नहीं बल्कि हसनैन ही था। तुम्हारे कॉलेज में हसनैन को तुम्हारे पापा ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया और हसनैन ने तुमसे इतनी नजदीकियां बढ़ाई ताकि तुम इससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 बरस के बाद जो तुमसे शादी करता इसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही हो जाती। मुझे ये बात जब पता चली जब तुम्हारी शादी हो गई, इसके बाद ही ये सब पता चला कि हसनैन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले बाप की बहन का लड़का है। इसीलिए हसनैन ने इस दिन तुम्हें जहर दिया, क्योंकि तब तक तुम 21 बरस की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वो भी हसनैन के नाम पर आ जाए। तुमने अभी जो कुछ भी देखा इसमें मुझे ही गुनहगार समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए करवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम इन जालिमों के मंसूबों को पूरा कर देती। मैंने खाला से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? तो वो कहने लगी, दरअसल वो जो कागज हसनैन लेकर आया था तुमसे साइन करवाने के लिए, वो किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने का कागज नहीं था, बल्कि वो कागज थे जिस पर साइन करते ही सारी जायदाद अपने आप ही हसनैन और तुम्हारे बाप के नाम पर हो जाती। इस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं सोचा तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ और इन कागजों पर साइन ना कर सको, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि तुम अपने शौहर से हद से ज्यादा यकीन करती हो। इसलिए एक बार भी इन कागजों को पढ़कर साइन नहीं करोगी, बिना देखे ही इन पर साइन कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। तुम्हारा बाप इतना चालाक है कि वो अच्छे से जानता था कि अगर इसने एक बार में ही तुम्हारी शादी की हामी भर देती तो हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें शक हो। इसलिए इसने पहले तो तुम्हारी शादी से एतराज किया और फिर बाद में ऐसी शर्त रख के ये दिखावा किया कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा भला चाहता है और वो मान गया है। और ठीक इसी तरह का नाटक हसनैन ने भी किया। इसने भी यही दिखाया कि जैसे इसे तुम्हारी जायदाद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो घर दामाद बनकर नहीं रहना चाहता, ताकि तुम इस पर भी शक ना करो। मैंने खाला से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, एक के बाद एक आप कितने झूठ बोलते जा रही हैं, लेकिन आपकी ज़बान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। आपने मेरे पूरे खानदान को, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी झूठ साबित कर दिया, सबको मेरी जान का दुश्मन बता दिया और खुद को आप मेरा अहमद बता रही हैं, जबकि खुद मैंने अपनी आंखों से आपको अपने खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम अब तक कोई तो मेरी नजर में आता, पर मैंने तो आपके सिवाय किसी को भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं वहां से जाने लगी तो खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगी। वो कहने लगी, आजू तुम मुझ पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटी। मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझसे प्यार करती हैं या फिर आप मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि आप अपने रिश्ते को पापा के साथ आगे बढ़ा सके और अपनी खुद की औलाद पैदा करके ये सब इसके नाम पर करवा सकें। यह सुनकर खाला दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने आपको और पापा को एक साथ वो सब करते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। ये सोच कर के आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और फिर ये आपकी और पापा की जिंदगी का मामला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी लालची औरत निकलेंगी जो दौलत की खातिर ना सिर्फ रिश्तों की बदनाम कर रही हैं बल्कि इस हद तक गिर चुकी हैं। खाला कहने लगी कि तुम मुझे जो कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर अपने जीते जी आंच भी नहीं आने दे सकती। मैंने कहा कि अचानक से आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आपने ही तो अभी कहा ना कि आप मेरे सौतेले बाप की महबूबा हैं, तो फिर इन्हें छोड़कर आप मेरा भला क्यों चाहने लगी? इस पर खाला कहने लगी, क्योंकि अभी तक मैं इतने सालों से इसी वहम में थी कि तुम्हारा पापा अपना मकसद पूरा होने पर
मुझे अपनी बीवी के तौर पर अपनाएगा और वो जिंदगी देगा जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो एक धोखेबाज है और वो कभी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैंने इसके साथ कई साल वफादारी निभाई, पर फिर भी वो धोखेबाज ना जाने कितनी औरतों के साथ वो सब करता फिर रहा था और मुझे लगता था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है।